हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि सीखते रहना ही तो ज़िंदगी है। और आपने ये भी सुना होगा कि गलतियों से इंसान सीखता है, चाहे वो अपनी गलती से सीखे या किसी और की गलतियों से। इंसान होने की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि गलतियाँ करना इंसान का स्वभाव है। वो चाहे कितना भी संभल कर काम करे, कितना भी देख रेख करके किसी भी चीज़ को अंजाम दे, लेकिन उससे गलतियाँ हो ही जाती हैं। क्योंकि गलतियाँ हमारे से बस में नहीं होती। गलतियाँ हमारे आसपास के लोगों के भी दिमाग में हो सकती है। कभी कभी हम चीज़ों को सही तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके हिसाब से वो चीज़ गलत होती है, यानी कि एक गलती होती है। तो हमारा खुद पे बस है, लेकिन हमारा दूसरों पे कोई बस नहीं है। तो जो चीज़ें होनी ही है, क्यों ना उस चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए। तो उसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो है माफ़ी मांगना। क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लेना बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं जिसके लिए हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि खुद को माफ़ कैसे करें। उसमें से 5 तरीके मैंने बताए थे, जिसमें से एक तरीका ये था कि सबसे पहले तो आप दूसरों को भी माफ़ करना सीखें। उसमें मुझे आज सुबह एक कमेंट मिला कि क्या हम दूसरों से अगर माफ़ी मांगते हैं तो सामने वाला हमको कमज़ोर या फिर छोटा तो नहीं समझेगा। मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपसे बात करने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो इसी टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। तो आज मैं आपको तीन ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो माफ़ी मांगने के बाद आपको साइकोलॉजिकली किस तरीके से प्रॉफिट देती है, किस तरीके से आपके लिए अच्छी साबित होती है, वो आपको पता चलेगा। सबसे पहली जो बात है, जब आप माफ़ी किसी से मांग लेते हो तो आपको एक बार बार जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो क्लीन हो जाती है। क्योंकि आप उसी चीज़ के बारे में, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते हो, आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हो। आपको ये लगता है कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, क्या मैंने सच में कोई गलती की है या मैंने कोई गलती नहीं की। इन्हीं ऊहा-पोह में, मतलब आप ये ही सोच सोच के अपने दिमाग को भारी कर लेते हो। और आपको भी मालूम है कि ओवर थिंकिंग किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से कम नहीं है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो, आपको बहुत सारे प्रकार के पेन, फिजिकल पेन भी आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने से आपको हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स बहुत आम है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से हेडेक होता है। कई बार आपको एक क्या पीछे बैक पेन होने लगता है, या कहीं आप जिस बॉडी पेन, आपको कई तरह के फिजिकल पेन आपको देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी बात जो होती है, ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता। आप कोई भी काम करते हुए बिगड़ जाता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है। क्योंकि आपको बस यही सोच रहे होते हो ना कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। जब एक बार आपने माफ़ी मांग ली, आपका काम हो गया, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देते हो, जिसके कारण आप बहुत सारे तरह के फिजिकल पेन से भी बच सकते हो, साथ में अपने काम पे बेटर फोकस कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है डन वाली फीलिंग। डन वाली फीलिंग मतलब हम जब भी कोई काम नहीं किए होते हैं, तब हम उसी काम को लेकर सोचते हैं कि अरे ये काम अभी करना है, ये काम अभी करना है। उस काम में ही हम अटक के रह जाते हैं। लेकिन हम जब कोई काम कर देते हैं, लाइक अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको सॉरी बोलना है, हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, लेकिन आप उस इंसान से इतना ज़्यादा इमोशनली जुड़े हों कि उस इंसान को सिर्फ एक सॉरी की वजह से तो एटलीस्ट ना खोना चाहते हो। तो आपको लगा कि सॉरी बोलना इज़ बेटर देन मोर फाइट्स। तो आपने ये डिसाइड किया कि आपको सॉरी बोलना है। तो जब आप सॉरी बोल चुके होते हो तो आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा काम तो हो गया। अब माफ़ करना नहीं करना ये सामने वाले पे डिपेंड करता है, ना कि आप पे। आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप उस सॉरी को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हो, लाइक कोई सॉरी कार्ड से, या फिर आप अपने हाथों से कुछ ऐसा बना सकते हो जो सामने वाले को बहुत पसंद है, उस पर आप सॉरी लिख सकते हो। लाइक कॉफ़ी के साथ एक मैसेज दे सकते हो, या आप अगर सुबह उन्हें लंच बॉक्स पैक कर रहे हो तो उसमें आप कुछ सॉरी मैसेज लिख सकते हो, या कुछ इस तरीके से कर सकते हो ताकि वो सॉरी आपका केवल ये ना हो कि आपने सिर्फ मुंह से बोला है, सामने वाले को ये लगे कि नहीं आप थोड़ा सा दिल से फील करते हो, इसलिए आपने ऐसा कहा है। जब आप ये चीज़ कर चुके होते हो और हो जाता है कि अब तो जो रिजल्ट है, जो आपने तो अपना काम कर दिया, अब जो प्रतिक्रिया है वो सामने वाले पे डिपेंड करती है, तो आप उस चीज़ से मूव ऑन होने लगते हो। मतलब आप उस सॉरी वाली उस सिचुएशन पे अटक के नहीं रह जाते हो, आप उससे मूव ऑन होने लगते हो। आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है, आप दूसरी कामों पे ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हो।
तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप गलत हो और अगर आपने माफ़ी मांग ली थी तो सही है। अगर आप गलत हो, आपने माफ़ी मांग ली है तो वो तो सही है, आपको मांगनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है, ठीक है, हो सकता है दूसरों को लगता है कि आप गलत हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चलो मेरे इस काम से या मेरे इन शब्दों से सामने वाले के दिल को ठेस पहुंची है, अगर आप केवल उस चीज़ के लिए भी सॉरी बोलते हो कि ठीक है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है जो कि मैं नहीं चाहती थी, उसके लिए सॉरी, ठीक है, उसके लिए माफ़ करना करके, तो वो चीज़ आपके अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग देती है, आपको एक अपने आप में गर्व करने का मौका देती है। क्योंकि गलती करने पर तो हर इंसान सॉरी बोलता है, लेकिन गलती ना होने पर भी अगर आप सॉरी बोल रहे हो, ये दिखाता है कि आप अपने रिश्तों की कितनी केयर करते हो, आप अपने रिश्तों को कितना बचाने की कोशिश करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि सॉरी बोलने के बाद में कभी भी ये चीज़ दिल पे नहीं रखना। मतलब अगर आपने सॉरी बोल दिया ना, ये काउंट करते मत बैठो कि इस बार मैंने बोला है, तो अगली बार अगर कोई गलती होती है तो सामने वाले की बारी है। क्योंकि अगर आप इस तरह के थॉट्स रखोगे तो आपके सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है। इवन तो हो सकता है कि आपका सॉरी बोलने से रिश्ते सुलझें या चीज़ें आसान हो जाए, लेकिन आप अगर इस तरह के थॉट्स अपने मन में रखोगे तो यही थॉट अगली बार आपके रिश्तों को और उलझा देंगे, आपकी लड़ाई को और बढ़ा देंगे, और कहीं ना कहीं आपके दिल में भी सॉरी बोलने के बाद भी एक हल्कापन महसूस नहीं होगा। आपके मन में ये रह जाएगा, अरे इस बार आखिर मुझे सॉरी बोलना पड़ा, अब अगली बार तो मैं सॉरी बुलवा के रहूँगी या बुलवा के रहूँगा। भूल जाओ, सॉरी बोलो, भूल जाओ, आपने अपना काम कर दिया, फील फ्री। आपने इस बात पे आप गर्व कीजिए कि आपने अपनी मर्जी से सॉरी बोला है, ना कि किसी के प्रेशर में। और ये चीज़ आपको एक सुकून देगी, एक आराम देगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश, वहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि हमारा न्यायालय इस तरह से काम करता है कि भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। यानी कि आप 100 गुनाह को भले ही माफ़ी दे दें, लेकिन कोई भी गुनाहगार को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो हम इस देश के ही वासी हैं, तो यहाँ पे तो क्षमा करना या माफ़ी मांग लेना, क्षमा पाना, इस तरीके की चीज़ें बहुत ही हमारे अंदर के गुणों में शामिल होनी चाहिए। दूसरा जो रहता है कि आपने हमेशा सुना होगा, जो महान लोग रहते हैं वो ना ही माफ़ी मांगने से पीछे हटते हैं और ना ही क्षमा देने से पीछे हटते हैं। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी स्टेप उठाते हो, तो जो कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, वो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली होंगी। आपको एक साइकोलॉजिकल रिलीफ, आपको एक गुड मेंटल हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में आप एक अच्छे और एक ग्रेट पर्सन अपने आप को, एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको ग्रेट पर्सन समझें, लोग आपको ये समझें कि यार इसने मुझे माफ़ किया या इसने मुझसे माफ़ी मांगी, इज़ अ ग्रेट पर्सन। नो, यू आर द ग्रेट पर्सन। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप खुद को बताओगे ना कि लोग आपको बताएंगे। एक और बात दोस्तों, आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको मालूम होगी वैसे तो भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। बिच्छू और जो महात्मा वाली स्टोरी थी कि एक बार एक महात्मा जब नदी में नहा रहे होते हैं, वो बार बार बहते हुए बिच्छू को नदी से उठाते हैं। वो बिच्छू बार बार डंक मारता है और नदी में वापस कूद जाता है। वो वापस से उठाते हैं, वो वापस से डंक मारता है और नदी में छूट जाता है। दूर खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा होता है। वो आकर उस महात्मा से पूछता है कि आप, जब वो बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप क्यों नहीं उसको छोड़ दे रहे हो, उसको बह जाने दो, उसकी जो डेस्टिनी में लिखा हो जाने दो, आपको क्या करना है इससे। तब उन्होंने कहा कि अगर सामने वाला अपने एक बुरा गुण नहीं छोड़ सकता, यानी कि डंक मारने का या हर्ट करने का गुण नहीं छोड़ सकता, तो मैं माफ़ी जैसा सद्गुण क्यों छोड़ूं। अगर आपको ये लगता है कि अरे ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है या सिर्फ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ रियल नहीं है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो तो आप भी उस सुकून को, उस गर्व को फील कर सकते हो जो कि इस स्टोरी के थ्रू, उन महात्मा के थ्रू बताया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको कुछ हेल्प हुई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी अगर इस तरह के टॉपिक जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, जो आपको लगता है कि नहीं आप डील कर पा रहे हो चीज़ों से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं उसमें पक्का ही वीडियो लेकर आऊँगी। एक लास्टली मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि
ये सिचुएशनल भी हो सकता है, मतलब हम नहीं जानते कि आपकी क्या सिचुएशन है। तो ये सब चीज़ वैसे भी जनरलाइज है, लेकिन कुछ अगर चीज़ें सिचुएशनल है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मैं आपको उस सिचुएशन के हिसाब से भी गाइड कर सकती हूँ। और आप मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ पे आपको एडवाइस लेनी है या आपको गाइडेंस लेनी है तो आप मुझे वहाँ पे भी पिंग कर सकते हो। मैं डेफिनेटली हर एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। बाकी आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, क्या कुछ आपके रिस्पॉन्सेज, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और वीडियो से जुड़े रहिएगा इसी तरह। थैंक यू सो मच।